ताज अदर साहब, आपने भी एक ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उसमें आपने भी कहा है कि जी पीपल्स पार्टी के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर कुछ पुलिस अफसरान को तब्दील किया गया तो पीपल्स पार्टी को उसमें क्या मसला हो गया? देखिए, आखिर क्या ज़रूरत थी, कौन सी इमरजेंसी थी? ये तो कानून के ख़िलाफ़ किया गया ना। जो हमारा सेक्शन 230F है वो सीधा सीधा कहता है कि जब तक कोई एक्सपीडियंसी ना हो आप ऑफिशल्स को नहीं कर सकते। तो जिस वक्त भी आप कोई अनलॉफुल बात करते हैं या वायलेट करते हैं किसी लॉ को, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। अब ये कि किस तरीके से ये हुआ है वो मैंने उस ख़त में वाज़े कर दिया क्यों हुआ है। पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वो तमाम के तमाम 8 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जहाँ पीपल पार्टी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो अगर इब्तिदा में ये किया जा रहा है तो फिर आगे चल के तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो जिस जमात को लाने की कोशिश की जा रही है, उस जमात को लाने के लिए बहुत बड़ी धांधली करनी पड़ेगी इलेक्शन के अंदर, और ये मजबूरी बन जाएगी उन लोगों को कि जो उस जमात को लाना चाह रहे हैं। और मैंने तो बिल्कुल ये भी उनको याद दिलाया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब मोहतरम को कि आज जो PMLN के सिंध के सदर बनाए गए उनके ख़िलाफ़ पूरा एक चैप्टर हमने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 2018 के इलेक्शन पे, वो पूरा का पूरा चैप्टर हमने जो था वो दिया था कि उन्होंने किस तरीके से मटियारी के ज़िले में जो था इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की और दबाया चीज़ों को। लेकिन ये तमाम चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, ये किसी एक शख्स की या उसकी बात नहीं, बहैसियत मजमूई अगर देखें आप तो जिस किस्म का सलूक किया जा रहा है सियासी अनासर के साथ, या जो हमारी बलूचिस्तान की बच्चियां जो एक पुरअमन एहतजाज कर रही थीं और एक जायज़ बात पे एहतजाज कर रही थीं, उनके साथ जो इस्लामाबाद में सलूक हुआ, इससे हमारा मुल्क कमज़ोर होता है, हमारी फेडरेशन कमज़ोर होती है, और आलमी पैमाने पे जो हमारे जायज़ मौक़िफ़ हैं उन तक को नहीं सुना जाता कि साहब ये तो एक गैर महज़्ज़ब मुल्क है और ये इस किस्म की बातें रोज़ होती रखती हैं, और ये एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जिसका कि में बेहतरी मुमकिन नहीं है। इस वक्त आलमी रायमा आपके लिए ये सोच रही है, और फिर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है आलमी रायमा हमवार करने के लिए। आपके ख़ुद अंदाज़ा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किस तरीके से तमाम दुनिया में कितने मुल्कों के अंदर गए और जो हमारे जायज़ मौक़िफ़ थे उन पे दुनिया की सपोर्ट लेने की कोशिश की। जो तबाही हमारे मुल्क में आई थी उसको ठीक करने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप आलमी राय आमा को अपने हक़ में करना चाहते हैं और अपने जायज़ मौक़िफ़ के हक़ में करना चाहते हैं, तो हमको ये सबूत देना होगा कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमारे यहाँ आज़ादियाँ हैं। यही मुल्क था जब कश्मीर के अंदर जंग हो रही थी 1947-48 के अंदर, और हमने सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन लिया इस तस्वाब राय आमा के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सारी दुनिया देख रही थी कि एक नया मुल्क बना है, और वो नया मुल्क जो है वो अक़लियतों के बराबर के हुकूक़ की बात करता है, वो नया मुल्क जो है वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वो एक जमहूरी मुल्क है, वो आज़ादियाँ और हुकूक़ उसको गारंटी कर रहा है। तो हमारा मुल्क बिल्कुल, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आलमी राय आमा हमारी इज़्ज़त करती थी, और हमने सिक्योरिटी काउंसिल से इस तस्वाब राय का रेजोल्यूशन लिया। आज अगर हम अपने मुल्क की इस तरीके की इमेज सामने लाएंगे कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर लोग टीवी के ऊपर आके मारपीट करते हैं, या ये कि एक जो तक़सीम है, जो तसादुम की कैफियत है, जो तअस्सुबात हैं, उनको अगर लेके चल रहे हैं, और अगर हम मुत्तहिद नहीं कर सकते लोगों को, और अगर हम उनकी जो अल्लामा ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने मैसेज में कि डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको बहाल नहीं रख सकते, तो फिर हमारा हर जगह न सिर्फ ये कि अंदरूनी तौर पे हम कमज़ोर होते हैं, बल्कि बाहर भी हमारे मौक़िफ़ जो हैं। यहाँ पे